आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ स्टूडियो में हैं ज़र्रार खोड़ो और स्काइप पे हैं शाहज़ेब जीलानी। ये ख़बर तो आप सुबह से सुन ही रहे होंगे कि जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला जो हैं उन पे वो जा रहे थे कोयटा से कल्लात तो मस्तूम के करीब उन पे एक हमला हुआ। 11 अफराद ज़ख्मी हुए और वो बाल बच गए सब। ये खुशी की बात है। ज़ख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया गया है। ये कोई नया हमला नहीं है जमीयत उलमाए इस्लाम के जलसों पे या रहनुमाओं पे। आपको याद होगा कि 30 जुलाई को बाजौड़ में JUIF का एक मकामी इज्तिमा हुआ था, उसमें भी ख़ुदकुश हमला हुआ था और 50 के लगभग लोग जाँ बहक हो गए थे। उस हमले की ज़िम्मेदारी तो दाइश ने कबूल कर ली थी, लेकिन अभी जो मस्तूम का हमला है उसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। दूसरी जो पाक अफ़गान सरहद से मुत्तसिल ख़बर है वो ये है कि जो तोरख़म का बॉर्डर था 6 सितंबर से बंद था, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्काम को एतराज़ था कि सरहद के उस पार अफ़गान तालिबान माहदे की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए एक नई चेक पोस्ट तामीर कर रहे थे, तो उस पर फायरिंग का तबादला भी हुआ था, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। और उस बॉर्डर के बंद होने से सूरत हाल ये है कि इस वक्त वहाँ 1300 के लगभग ट्रक वो खड़े हुए हैं सामान रसद से भरे हुए बॉर्डर के दोनों जानिब। और अब इत्तला ये है पाकिस्तान की तरफ से कि कल जज्बा खैर सकाली के तौर पे ये बॉर्डर जो है खोला जा रहा है, बशर्ते कि अफ़गान तालिबान इस बार थोड़ा शराफत का मुजाहरा करें। मतलब कि 2-3 हफ्ते चलेगा ये ऑलमोस्ट। अच्छा, क्योंकि शराफत का मुजाहरा तो नहीं होगा। दूसरी जानिब चतराल भी ख़बरों में रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ मस्तूम का, क्योंकि आपने जिक्र किया तो आज ये भी एक खबर आई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान से कि मस्तूम शहर में एक ऑपरेशन में दाइश के एक कमांडर ग़ुलाम दीन शाहवानी उर्फ शुएब को मार दिया गया है। ये पहले लश्कर जंगवी में होते थे और आपने देखा है कि लश्कर जंगवी के बहुत कमांडर्स और बहुत फाइटर्स फिर दाइश में शामिल हो गए और TTP के साथ भी ट्रेनिंग की थी इन्होंने। अच्छा, अब चित्राल का आपने जिक्र किया, तो जैसे हम सब जानते हैं कि 6 सितंबर को चित्राल में बॉर्डर अफ़गानिस्तान से बॉर्डर पार करते हुए तहरीक तालिबान के दस्तों ने घुसने की कोशिश की, उनका मुकाबला किया गया, जिसमें 4 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद और 12 से ज़ायद TTP के फ़ाइटर्स भी जाँ बहक हुए थे, उनको मार दिया गया था। जब भी इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक तो ज़ाहिर है कि फ़ाइटिंग होती है और एक होती है फिर सोशल मीडिया पर एक और अजीब और गरीब कहानी शुरू हो जाती है। 2 वीडियोस पर मैं बात करना चाह रहा हूं जो गर्दिश कर रहे हैं और अब तक गर्दिश कर रहे हैं, इसलिए एक हफ्ते बाद भी हमें इसका जिक्र करना पड़ा। एक ये वीडियो है और ये ज़्यादातर अगर हम वीडियो पर आ जाएं फुल स्क्रीन कर दें, फुल स्क्रीन पर जी। एक वीडियो है कि वो तालिबान के दस्ते एक फोर्ट के बाहर हैं और ये एक ऐसे पेश किया जा रहा है कि ये अभी की वीडियो है और ये चित्राल की वीडियो है। दरअसल हकीकत ये तकरीबन 2008 या 2009 की वीडियो है। दूसरी एक वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को बांधा गया है, उनकी कमीज़ उतारी गई है और ऐसे है कि जैसे वो कैप्चर्ड किए जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ अफ़गान न्यूज़ ट्विटर अकाउंट्स इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। असल में ये वीडियो है SSG की एक ट्रेनिंग वीडियो, कम से कम मेरा ख्याल है कि 2014 या 2012, 2013, 2014 की है। आजकल जो सिलसिला चल रहा है ट्विटर पे आपको पता है और सोशल मीडिया पे तो वैसे ही चल रहा होता है कि अगर $8 माहाना में आप एक ब्लू चेक ख़रीद लें तो एल्गोरिथम आपकी ट्वीट्स को बूस्ट करता है। तो हालांकि 1000 लोगों ने इन लोगों को बताया है कि ये फेक है, लेकिन जाहिर है कि जब आपने प्रोपेगेंडा करना होता है, जब झूठ बोलना होता है, तो फिर आप इन चीज़ों को नहीं देखते। और $8 माहाना अगर आपका झूठ पूरी दुनिया में फैल जाता है तो मेरा ख्याल है कि कीमत बुरी नहीं है, काफ़ी मुनासिब दाम है। अच्छा, अब चित्राल में हो क्या रहा है, क्योंकि इतनी फेक न्यूज़ और इतनी मिस रिपोर्टिंग भी हो रही है। जी, तालिबान ने कुछ इलाके पे कब्जा कर लिया है, ये गमाल बना के लोगों को ले गए हैं। ये भी तो हमने रुजू किया अब्दुल्ला खान साहब से। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक थिंक टैंक इस्लामाबाद बेस्ड
बेस्ड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, और अभी ही कुछ दिन कबल वो चित्राल का एक दौरा करके वापस आए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन करने का। थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि आपका आंखों देखा हाल क्या है चित्राल में? जब आप गए थे क्या वहां पर सिचुएशन है? अच्छा, इस तरह से है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया प्रोपेगेंडे का, मैं भी जब मैंने 6 सितंबर को अटैक हुआ तो मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे वाकई बहुत सारे इलाके जो है ना वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, और शायद हमारे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसका फ्लो रोका जा रहा है जी। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया और इस दौरान टीटीपी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको मैंने देखा, तो उन्होंने उन इलाकों पे भी अपने कब्जे की बातें की हुई थी जहाँ जो बॉर्डर से काफ़ी दूर हैं, जैसे दरोज शहर है, वहाँ तो एक पूरी रात मैंने क़याम भी किया, बाजार बिल्कुल खुले हुए थे। फिर करते करते मैं बिल्कुल आखिरी गांव जो बिल्कुल बॉर्डर से कराकल का गांव है जो कैलाश वादी में है, उसका बिल्कुल आखिरी गांव है, वहां तक भी गया। गरम चश्मा, इधर जो जो उन्होंने नाम लिए थे उन सारे इलाकों में तकरीबन मैंने विजिट किया। तो वहां पे किसी भी जगह पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कब्जे की तो कोई भी कैफियत जो है वो मुझे नजर नहीं आई जी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये जो न्यूज़ फैली, ये जो प्रोपेगेंडा है, इसका इम्पैक्ट इतना खौफनाक हुआ कि सयाहों ने उधर का रुख करना वाकई छोड़ दिया, और यकदम एक हफ्ते के अंदर अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ना वो वहाँ पे तकरीबन बैठ के रह गई है, होटल खाली पड़े हुए हैं। मुकामी लोग तो अपनी उनका कारोबारी जिंदगी उनका बड़ा भरपूर तरीके से चल रहा है, उनमें कोई खौफ और आस नहीं देखा, कोई किसी किस्म की कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं देखी, वो तो नॉर्मल थे। लेकिन बहरहाल बाहर से लोगों का जो है वो आने का सिलसिला वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है। ये जो फेक न्यूज़ आप कह रहे हैं इसका इम्पैक्ट जो बाहर के लोगों के ऊपर अच्छा खासा हुआ है। जी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपकी एक ट्वीट गर्दिश कर रही थी, मुझे याद है कि हमने ये भी देखा था, हमने डिस्कस भी की थी जब चित्राल पर में ये सिचुएशन डेवलप की थी, और मेरा ख्याल है कि शायद ये जून या इसी साल जून या जुलाई की ट्वीट थी, और आप शायद वाहिद इंसान थे जिन्होंने ये बाकायदा एक वार्निंग दी थी कि बॉर्डर पार चित्राल की साइड पर काफ़ी एक्टिविटी हो रही है नूरिस्तान में और मुख्तलिफ सूबों में, कुनर में नूरिस्तान में नहीं, सॉरी, कुनर में। तो अब थोड़ा सा हमें बताएं कि ये आपको मतलब ये जो आपका एनालिसिस है ये कहाँ तक मतलब आप इसको ले जा रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह के प्रोबिंग अटैक्स या सॉफ्ट टारगेट्स पर मजीद हमला किया जाएगा अफगानिस्तान साइड से? जी, जैसे कि आपने इंट्रो में भी जिक्र किया, हमारा जो थिंक टैंक है, हम मिलिटेंट ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं। जो भी पाकिस्तान मुखालिफ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो उस दौरान ही हमें जो है ना वो ये इतलात मुख्तलिफ जगहों से मिली कि हमारी जो पाक अफगान बॉर्डर पे मुख्तलिफ जगहों पे बिल्डअप हो रहा है, और ख़ास तौर पे चित्राल में। और ये सिर्फ चित्राल में नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे और जगहों पे भी सैकड़ों के हिसाब से जो टीटीपी के मिलिटेंट्स अभी भी मौजूद हैं। और यहाँ खौफनाक बात यह है कि इस दफ़ा उनको जो है ना वो अफगान जो जंगजू हैं जो तालिबान के फारग हुए एक जंग से, वो अब इनको ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं। और मुल्ला हैबतुल्लाह के फतवे के बावजूद भी उसमें कोई कमी नहीं आई है। अभी चित्राल से भी मैं भी वहाँ पे एक्टिवली उन्होंने सपोर्ट किया है। हमने ये पहले ही जुलाई में मैंने ये ट्वीट भी किया था, और हमने मुख्तलिफ जगहों पे ये लिखा भी, कहा भी कि भी ये अगस्त और सितंबर में मज़ीद हमले होने वाले हैं। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि अभी भी ये चित्राल की तरह और मुख्तलिफ जगहों पर भी हमले होने का इम्कान है, तावक्त है कि अफगान तालिबान कोई मुस्बत किरदार अदा न करें और वो तहरीक तालिबान के हमलों को रोकने के हवाले से कोई बुनियादी किरदार अदा न करें, तो ये सूरत हाल अदरवाइज जो है ना वो बहुत ही खौफनाक बिल्डअप हो रही है। अच्छा अब्दुल्ला, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो रिवायती तौर पे फ्रंट खोला जाता है अफ़गानिस्तान की तरफ से, वो है पक्तिका, खोस्त वगैरह जो है मशरक़ी पाकिस्तान में जो मुत्तसिल हैं पाकिस्तान के साबिक़ कबायली इलाक़ों से, तो उसके तो हम आदी हो गए हैं। चित्राल में ऐसी सिचुएशन जो है, इस तरह की जो कांस्टेंट यलगार की सिचुएशन है, वो पहले कभी देखने में नहीं आई। तो ये जो है तवज्जो बटाने की कोशिश है कि स्कैटर्ड कर दिया जाए जो हमारे दस्ते हैं, या इसकी कोई स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि जिसको तालिबान जो हैं वो अब एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं? इसमें ये दोनों चीज़ें, दोनों एलिमेंट शामिल है। एक तो ये कि ये जो टेरेन है काफ़ी टफ है, और यहाँ गालिबन हमारा जो वो बॉर्डर फेंसिंग भी नहीं हुई, और ये एक इजी टारगेट भी था उनकी तरफ से। हमारी वाली साइड पे टेरेन काफ़ी मुश्किल है, हमारे फौजियों को, दस्तों को काफ़ी मुश्किल होती है।
लेकिन परली तरफ जो कुन्नर और नूरिस्तान दोनों सूबे इधर साथ साथ लगते हैं चित्राल के, तो वहाँ पे वो जो टेरेन है वो इतनी मुश्किल नहीं है, वो बड़ी इजी अप्रोच है उनके लिए, और फेंसिंग ना होने की वजह से इजी टारगेट भी है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। सी पैक के हवाले से एक नया जो है ना वो कॉरिडोर भी इस इलाके से उसकी फिजिबिलिटी भी हो गई है, कुछ इलाकों में रोड्स पे काम भी जारी है, और ये एक खास जो है ना इसकी सिग्निफिकेंस है, जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो आप कह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी फोर्सेस को मजीद स्ट्रेच करने का भी एक इसमें एलिमेंट शामिल है। ये एक ऐसा इलाका है कि जिस पे अभी री इन्फोर्समेंट हमने देखी है, अचानक हमें बहुत ज़्यादा री इन्फोर्समेंट उस इलाके में करनी पड़ी है, तो डेफिनेटली आपको जो है ना उसके ऊपर एक्सपेंस भी होता है और बहुत सारी चीज़ होती हैं, और डेफिनेटली ये जो ग्रुप है ये आपकी इकोनॉमी को भी हिट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि टूरिज्म की इंडस्ट्री बैठ के रह गई है एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे अप्लाई हुए हैं। लेकिन ये आप इसे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो दूसरे ये पक्तिया और ये पक्तिका और आप कह रहे हैं कि जो सेंट्रल साउथ के सॉरी हमारी ईस्टर्न और उनका वेस्टर्न, उनका ईस्टर्न हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ पे भी बिल्डअप मौजूद है, और वहाँ पे भी हजारों लोग इस वक्त हमारे बॉर्डर पे जमा है, और वहाँ पे भी हमें जो है ना मुस्तकबिल में मजीद सरगर्मियाँ उनका सामना करना पड़ सकता है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपका एनालिसिस क्या है? अभी हम वापस मैं बात करना चाह रहा हूँ अफगानिस्तान के हुक्मरानों की, अफगान तालिबान की। अच्छा, टॉप लीडरशिप से एक और हमें जवाब मिलता है, या तो जैसे आपने मौलाना हैबतुल्लाह की बात की, या नायल है कि जी ऐसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप ऐसे ही हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ग्राउंड पर पिक्चर कंप्लीटली मुख्तलिफ है। तो ये क्या जो ग्राउंड फोर्सेस हैं ये इनके काबू से बाहर है, या इनको काबू करना नहीं चाहते, या ये सब मिलकर एक गेम खेली जा रही है? आपका क्या ख्याल है इसमें? असल में अफगानिस्तान में इस वक्त पावर के 4 सेंटर हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह साहब बज़ाहिर तो बहुत ही इफेक्टिव अमीर हैं, लेकिन जो पावर सेंटर हैं उनमें उनका जो GDI है वो कुछ और सोच रहा है। उनकी जो वजारत दाखिला है उसकी अप्रोच मुख्तलिफ है, वजारत दिफा की अप्रोच मुख्तलिफ है। हमारी जो असेसमेंट है उसमें यही है कि सारी इस गड़बड़ के पीछे GDI का हाथ है, और वो जो उनकी इंटेलिजेंस है, पहले हमें NDS टकरी हुई थी, अब जो तालिबान की इंटेलिजेंस है वो टकरी हुई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। आप कह लें कि भाई ये जो खुफिया सपोर्ट मिल रही है, सेफ हेवन्स उनके को मिले हुए हैं, बड़ी ओपनली चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, यहाँ से डेड बॉडीज जाती हैं, वहाँ बड़े बड़े जनाजे होते हैं, और ये सारा माहौल वहाँ पे जिहाद पाकिस्तान का नाम उन्होंने इसको दिया हुआ है, और वो जिहाद पाकिस्तान के नाम पे बड़ा एक पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों पे एक बड़ा डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, और वो जो काबुल बातें करता है उसकी रिफ्लेक्शन कहीं भी ऑन ग्राउंड हमें नजर नहीं आती। दूसरी बात यह है कि अफगान तालिबान ने हमारे साथ एक बड़ा अजीब व गरीब दोहरे मयार का मुजाहरा किया। जब चीन को उन्होंने कहा कि आप PTIM से बात करें, तो चीन ने कहा भाई ये आपका मसला आपने हल करें, हमें जो है ना किसी से बात नहीं करनी। उज्बेकिस्तान ने भी कहा हमने बात नहीं करनी, ताजिकिस्तान ने भी कहा हमने नहीं बात करनी, हमें उन्होंने कहा और हमने मान लिया। अब चीन के कंसर्न्स को उन्होंने एड्रेस किया है। ETIM के लोगों को उन्होंने बदख्शां से, तखार से, इन जगहों से उठा के साउथ में कॉलोनियां बना के वहां पे ले गए हुए हैं। उज्बेकिस्तान वालों का भी मसला उन्होंने एड्रेस किया है, और किसी हद तक अंसारुल्लाह को भी कंट्रोल किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा मसला अभी बाकी है। लेकिन TTP के मामले में जब भी हमने बात की थी, जी आप बात करें, आप बात करें, भाई हम क्यों बात करें, आप अपने मुल्क को, अपनी सरजमीन को कंट्रोल करें, लेकिन हमारे हवाले से उन्होंने एक दोहरा मयार रखा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। और ये तो रही बॉर्डर और अफगानिस्तान की सूरत हाल। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद अंदरूनी मुल्क की माशी सूरत है। वो जो कहते हैं कि आसमान से जो भी बला उतरती है सबसे पहले पूछती है कि अनवरी का घर किधर है। पहले सैलाब ने मारा किसानों को, उसके बाद जाली अद्वियात, पेस्टिसाइड्स वगैरह तो मार ही रही हैं, और अब हुआ है सफ़ेद मक्खी का हमला। वजह ये होती है कि चूँकि टेम्परेचर गैर मामूली तौर पे बढ़ जाता है, और उसके नतीजे में सफ़ेद मक्खी जो है वो वबाई शक्ल में कपास पे टूट पड़ती है। इस साल सरकारी अंदाज़ा है कि 12 मिलियन बेल्स जो हैं कपास की पैदा होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड की सूरत हाल ये है कि 8 से 9 मिलियन से ज़्यादा बेल्स नहीं होंगी। इसका मतलब है कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री पे मज़ीद प्रेशर पड़ेगा, और इसका मतलब है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है मुतासर होगी, और इसमें सफ़ेद मक्खी इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रही है।
राजनपुर सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाला ज़िला है पंजाब का। 3,70,000 एकड़ पे कपास काश्त हुई है और इस वक्त सफ़ेद मक्खी का वहाँ हमला हो चुका है। अगरचे के ड्रोन्स और आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो स्प्रे करके उन्हें पसपा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हमला ख़ासा ताकतवर है। कंवर फ़हीम ने हमें लिया है राजनपुर से। कंवर साहब, ये तो पहले भी हम सुनते आए हैं कि पंजाब और सिंध में सफ़ेद मक्खी आती रहती है, तो इस दफ़ा ख़ास क्या है? जी, इस दफा भी यही हुआ है कि क्योंकि यहाँ पर लोग पहले तो पिछले साल सैलाब से मारे गए थे, उसके बाद सिर्फ इन्होंने जो गंदम की फसल है वो उठाई है, उसके बाद अब इन्होंने कपास काश्त की, क्योंकि काश्तकार की वैसे ही कमर टूट चुकी थी। अब वो ये हुआ है कि बड़ी तादाद में जो है कपास पर सफेद मक्खी ने हमला किया। मौसम एक हफ्ते के लिए गर्म हुआ था, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ते ही इसका हमला हुआ है। और पहले तो कोई इकदाम हमें नजर नहीं आए, लेकिन अब जो है ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर जो है आर्मी की कंट्रीब्यूशन से यहाँ पर उनके जरिए भी स्प्रे की जा रही है। मगर जब चिड़ियां चग गई खेत, वही हाल है, क्योंकि जो कपास है वो जल चुकी है। तो मैक्सिमम जो इलाके हैं उनकी कपास जल चुके हैं। इंतजामिया की भी दौड़े लगी हुई हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना कपास जो किसान का नुकसान होना था वो हो चुका है। अच्छा, फिर लेकिन कपास तो कितना नुकसान, कपास तो टेम्परेचर से जली होगी ना? नहीं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो एक अलग चीज़ है, उस पर मैं आता हूँ। पहले फ़हीम, थोड़ा सा हम बता सकते हैं हमें कि कितना नुकसान हुआ? अभी तो जाहिर है अंदाजे लग रहे होंगे, लेकिन पिछला जो लेटेस्ट अंदाजा है वो क्या है? जी, ये इस वक्त आज के दिन जो है इंतजामिया जागी है कि इस हवाले से भी हमने कुछ करना है। ये एक हफ्ते से चल रहा था, तो अभी अंदाजा तो छोड़े, मेरी इस हवाले से महकमा ज़राअत से बात हुई है। नवीद अस्मत कोहलू हैं जो कि इतलात के इंचार्ज हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अभी कोई तखमीना नहीं, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा जो है डैमेज किया। और साउथ पंजाब जो कि पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा 70% जो है कॉटन फराहम करता है, लेकिन वहाँ पे जो पूरा साउथ पंजाब है इस वक्त सफेद मक्खी की जद में है। तो और अगर राजनपुर की मैं बात कर लूं तो तकरीबन 40% से ज्यादा जो इलाके हैं जो इस वक्त हमारे नोटिस में है, जो इंडस हाईवे के साथ साथ 110 किलोमीटर का बेल्ट है, उसके दोनों तरफ पे शदीद हमला है। और कुछ इलाके हैं जहां पर जिन किसानों ने बवाई जो है फरवरी के स्टार्ट में की थी, वो लोग 300 मन तक फी एकड़ पैदावार हासिल कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने उसके बाद लेट की बवाई की थी, वो उन तमाम अफराद की जो फसलात उनकी जो पहली चुनाई है वो अभी तक नहीं हुई है। और ये जो कपास की फसल है, अब मैं अंदाजा लगा ले, किसान ने 5 लाख रुपए खर्चा किया था तो उसको सिर्फ 1600 रुपए उसमें से मिले हैं। और खर्चा तो छोड़े, 1600 रुपए अमाउंट आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कपास को किस हद तक नुकसान हुआ है। साथ ही इसमें अद्वियात का बहुत किरदार है, ना सिर्फ मौसम टेम्परेचर ने वो किया है, अद्वियात का आप ये देख लें कि ज़राअत से सिर्फ इतना डाटा वो सिर्फ हमें प्रोवाइड कर दें कि कितनी अब तक उन्होंने सैंपलिंग की है, कितनी शॉप्स पकड़ी हैं, क्योंकि 2 नंबर अद्वियात मार्केट में सरेआम बिकती है, लेकिन उसके बावजूद हमें जस्ट वो अपनी कार्रवाई दिखा दे, तो वो ग्राउंड पर जो है बिल्कुल हमें सिफर दिखाई दी। सिर्फ जो है आनिया जानिया हमें सिर्फ इस हवाले से नजर आई है। अच्छा फ़हीम भाई, एक और चीज़ है कि अब देखें मौसम तब्दील हो रहा है पूरी दुनिया में, जो बाकी जो ज़राई ममालिक हैं उसमें हमने देखा है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो वाला महकमा ज़राअत नहीं, जो एक्चुअल ज़राअत की बात कर रहा हूँ, और क्लाइमेट जो होता है मेट डिपार्टमेंट, वो अब काफ़ी एक्टिव हो गए हैं कि प्रिडिक्ट करे और वार्निंग दे। यहाँ पर ये सवाल पूछने का कोई फ़ायदा है कि कोई वार्निंग मिली थी या महकमों को भी पता था कि यार क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है तो हो सकता है कि सफ़ेद मक्खी का एक बहुत बड़ा हमला हो? नहीं, इस हवाले से ना ही महकमा मौसमियात की जानिब से कोई काश्तकारों को कहा गया। आप ये देख लें कि एक हफ्ता ये मौसम सिर्फ गर्म हुआ है और कपास खत्म हो गई। एक हफ्ता पहले बिल्कुल खिलखिलाते हमें जो है ये खेत नजर आ रहे थे, मगर एक हफ्ते के दौरान तो इंतजामिया जब अब आ रही है तो मुझे ये बता दें कि इससे 1 माह पहले 2 माह पहले वो उन्होंने कौन सा इनको आगाह किया। इस हवाले से किसी भी किस्म की आगाही मुहिम जो है किसानों को नहीं दी गई। मकामी तौर पर इंतजामिया अपने तौर पर कोशिश जारी रखी हुई थी, लेकिन साथ ही मैं आपको यहाँ पे राजनपुर की बात बता दूं तो यहाँ पर महकमा मौसमियात से रिलेटेड ना ही कोई बंदा है, ना ही कोई काउंट करने वाला है जो इनको सिर्फ बता सके। तो यहाँ पे तो सिचुएशन जो है ग्राउंड लेवल पे वो जीरो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम। बहुत नुकसान है और मेरा ख्याल है कि अभी तो पूरे एस्टिमेट भी नहीं है। ये जो आपका जो सवाल था ना वो जलने वाला,
तो ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर ये हम स्क्रीन पर लाएं, वो जो पत्तों की तस्वीर है और वाइट फ्लाई की तस्वीर है, ये जो जले हुए हैं ना पत्ते, ये धूप से नहीं जले। वाइट फ्लाई जो होती है वो होती है सकिंग पेस्ट। ओके, मतलब वो जो सारे जो फल है ना उसका या पत्ता है उसका रस चूस लेती है इनकी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सुखड़ी हुई है पत्ते, ये गर्मी की वजह से नहीं है, ये चूसे गए हैं। ये चूसे गए हैं। ये सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स दोनों तकरीबन उनका एक ही तरीक़ाकार होता है हमले का। और ये अंडे देती है पत्ते के निचले हिस्से पे, और जब वो अंडे होते हैं या उनकी पहली लार्वल स्टेज होती है, वो कभी कभी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आप नहीं डिटेक्ट कर सकते। तो जब ये फैलती हैं और जब गर्म मौसम आता है और नमी होती है, तो ये फिर इनकी तादाद। तो इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है यार, आप वेदर पैटर्न्स के हिसाब से प्रेडिक्ट कर देखिए। इसका हमला होना होता है, थ्रिप्स का हमला होना होता है, मुख्तलिफ सुंडियों का हमला होना होता है, और ये सब वेदर के साथ लिंक्ड है। तो आपके अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम है और वो ग्राउंड तक वो पहुंच सकता है, तो फिर कुछ हो सकता है। और फिर जाहिर है कि गैर मेयारी और जाली अद्वियात का तो सिलसिला जब से मैंने आंखें खोली हैं तो ये मैं सुनता आ रहा हूँ। ये है सूरत हाल। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। आपको अगर दुनिया घूमने का शौक हो, जिस तरह मुझे है, नए नए शहर देखने का शौक हो, तो आपको ये पता होगा कि हर शहर में, हर बड़े शहर में आपको वॉकिंग टूर्स मिलते हैं, जहाँ पे बतौर टूरिस्ट आप पैदल 2-4 घंटे घूमते हैं, शहर को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसकी हेरिटेज को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हमारे जो पाकिस्तान के जो शहर हैं, उनके टूरिस्ट को तो आप छोड़ ही दें, आम लोगों के लिए चलने के लिए बहुत ही दुश्वार हैं, क्योंकि जिस तरह की हमारी प्लानिंग रही है, जिस तरह से हम रोड बनाते हैं, अंडर पासेस बनाते हैं, ओवर पासेस बनाते हैं, उसका सारा महवर जो है वो अशराफिया होती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो होते हैं, तिजारत होती है। जो हमारा आम आदमी है उसके चलने के लिए सड़क पे फिर कुछ बचता नहीं है। अगर हम कराची की मिसाल लें, और अगर आप गाड़ी छोड़कर अगर आप पैदल चलना चाहें तो आपको गटर फैलाना पड़ेगा, आपको गड़े फैलाने पड़ेंगे, आगे खंबा आ जाएगा, फिर तजावजात होंगी, फिर रेड़ा लगा हुआ होगा। तो उस वजह से खवातीन के लिए, बच्चों के लिए, आम लोगों के लिए सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाता है। अब ये एक ऐसा मसला है जिस पर हमारे पॉलिसी बनाने वालों की तवज्जो नहीं है, लेकिन हमारे जो शहरों के बारे में जो लोग तवज्जो रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, उन्होंने इस पे काम किया है। उन्हीं में एक हैं मोहम्मद बिलाल खालिद साहब, वो हमारे साथ हैं, आज स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं। न्यूज़ नामी एक इदारा है, तंजीम है, उसके CEO हैं, फाउंडर हैं, और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है। यूँ तो कई सारे लोगों ने इस पे पेपर्स लिखे हैं, रिसर्च की हुई है, लेकिन मोहम्मद बिलाल खालिद साहब ने इसको विजुअली एक चीज़ बनाई है, जिससे उन्होंने ये दिखाया है कि अगर हम अपनी सड़कें ठीक करना शुरू करें, फुटपाथ बनाना शुरू करें, तो हमारी गलियां, हमारे शाहराएं किस तरह से बदल सकती हैं। उन्होंने जो एनिमेशन बनाई है उसकी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। हमने आज उन्हें इसीलिए प्रोग्राम में बुलाया कि वो हमें ज़रा सा एक्सप्लेन करें कि अगर हमें अपने शहरों को, अपनी गलियों को बेहतर करना है तो आगे कैसे बढ़ना होगा। मोहम्मद बिलाल साहब, ज़रा रोशनी डालें कि ये जो आपका आइडिया है, इसको एनिमेट किया है आपने, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? व्हाट वर यू ट्राइंग टू अचीव? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसका टाइटल है, वो है री इमेजिनिंग सिटीज़। आइडिया ये है कि जैसे इस पे आप लोगों का भी एक चल रहा है टिकर कि सोच बदलें, शहर बदलें। जी जी। आइडिया यही है कि देखें, इस किस्म के हालात में, जिस तरह के अभी हमारा शहर है, कराची के हालात थोड़े ज़्यादा ख़राब हैं रिलेटिवली, बाकी शहरों के भी हालात कोई ख़ास बेहतर नहीं है। तो उसमें देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नेंस है वो तो चलें अपनी ही पेस पे अपने तरीके से काम करेगी। जो आवाम है उसको हमें समझाना है, बताना है कि जो एक होपलेसनेस है वो असल में उसने ब्लर कर दिया हमारे आइडियाज़, हमारी सोच को काफ़ी हद तक उसने डाइल्यूट कर दिया है कि यार ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग कभी देखते नहीं हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नेवर ट्रैवल्ड ना, तो पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए। हमें इत्तेफाक से मिल गया अपॉर्चुनिटी, हमें थोड़ा सा आइडिया है, वरना इसका मकसद बेसिकली ये था कि हम दिखाएं कि शहर जो है स्पेस है बेसिकली एक, वो आप उसको
थोड़ा सा भी उस पर चेंजेस करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करेंगे तो वो इट इज़ एज गुड एज एनी अदर स्पेस। तो ये छोटी छोटी चेंजेस हैं, दिस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव कॉस्टली चेंजेस, आपको छोटी छोटी चेंजेस करनी है और बेसिकली तो आइडिया है, थॉट है, वो थॉट ट्रिगर करनी है। और ज़ाहिर है पब्लिक से इंटरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। पब्लिक को थोड़ा सा हम उनको होप दिलाएं, थोड़ी समझ दें, उनको थोड़ा सा सेंस दें, उनको समझ आए तो फिर इस पे डिस्कशंस हों, फिर जैसे हम डिस्कस कर। अच्छा, ये आपने जो वीडियोस बनाई हैं, एनिमेशंस वगैरह हैं, एनिमेशंस की हद तक ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़मीन पे कोई ऐसा मॉडल आपने बनाया फर्स्ट जो आपके जहन में फुटपाथ है, एक टुकड़ा लेके आपने उसको डिज़ाइन किया और प्रैक्टिकली मैं देख सकता हूँ कहीं जाके, उससे आम आदमी को ज़्यादा समझ में आता है कि भाई ये बात क्या कर रहे हैं। देखिए इस वक्त प्रैक्टिकली तो हम स्पेसिफिकली देखा जाए तो फुटपाथ्स वगैरह पे तो हमने सच प्रैक्टिकली काम नहीं किया, बिकॉज देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी कोई प्रोजेक्ट होगा ना उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। कोई भी शख्स अगर देखें जाए, ख़ास तौर पे जिस कैपेसिटी में अभी हम काम कर रहे हैं, बहुत छोटी सी एक फर्म है, इंडिविजुअल्स के ऊपर बेस करती है। हम इस स्टेज पे तो हम सिर्फ अपने आइडियाज़ को बेसिकली वो कर रहे हैं, मतलब लोगों तक उसको थ्रू कर रहे हैं। जब भी लोगों से पहले हुकूमत जो है, जो जिम्मेदार है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की, उन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो उनसे क्या सूरत है? देखें हुकूमत को तो हम असल में हुकूमत का मामला थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मामला जो हैं इनको हुकूमत के लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लेयर्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है। ख़ास तौर पे अगर आप कराची की बात करें तो आप एक आम शहरी, मैंने क्योंकि कुछ वीडियोज़ उस पर भी मैंने बनाई हैं कि एक आम शहरी को तो किसी एक इदारे के लेयर्स का ही नहीं पता। मैं अगर आपसे पूछूं वेस्ट मैनेजमेंट या ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटी कौन सी है तो वो तो पहुंच ही नहीं सकता। मैं आई कैन बैठ के कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कौन जिम्मेदार है, मैं आपके साथ बल्कि अब डिस्कस भी कर लूँगा। मैं आप बता ही नहीं सकते कि कौन सी अथॉरिटी है जो एक्चुअली आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देख रही है। तो अथॉरिटीज़ के लेवल पे या गवर्नमेंट के लेवल पे देखें, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा मामला है कि वो वहाँ तक तो आवाज़ चली जाती है, ठीक है। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमें अब जिस पोजीशन पे अब हैं, हम तो बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे बात कर रहे हैं, उसमें आवाम को जब तक हम उसकी जहन को ट्रिगर नहीं करेंगे, उसको मोबिलाइज़ नहीं करेंगे ना, वो मुतालबा ही नहीं कर सकते, वो मुतालबा नहीं करेंगे तो कभी भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। मुझे उम्मीद तो नहीं कह सकते जो भी है, लेकिन ये कि देखें ये इन चीज़ों के बाद ही कोई, मैंने जैसे आपसे कहा, ये कोई मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे ऑब्वियसली इसको करने के लिए एग्जीक्यूट फंड्स चाहिए। नहीं जाहिर है, देखिए वो आपकी बस की बात इस वक्त पे नहीं है ना, अगर कोई देगा तो करेंगे। आपने मिसाल दी गार्डन रोड की, जी ठीक है ना, तो बड़ा मजेदार है अगर हम वो थोड़ा सा चला सकेंगे, क्या क्या रुकावटें आती हैं बीच में। जी जी जी। गलती से अगर आप पैदल चलने की कोशिश करें तो वही के बीच में कहीं कचरे का ढेर आ गया है, कहीं किसी ने मोनोटनी टूटती है, मोनोटनी टूटती है। अब हम अगर आए कि फर्ज करें कि कोई मौजज़ा हो जाए और कोई मुर्तज़ा वहाब साहब देख रहे हो, कहें कि यार ये तो मुझे करना है। आपने कहा कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े मसाइल होते हैं उनका हल कोई इतना मुश्किल नहीं होता, विल का मसला होता है। कॉस्ट की अगर हम बात करें, अगर फर्ज करें, आप अंदाजा लगा दें कि गार्डन रोड को अगर हमने ऐसे बनाना है जैसे आपने, या उसका चलो 50% कर दें, पहले कितना तजावुज़ात हटानी पड़ेंगी। देखिए असल में चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें देखें ना, सिर्फ इसमें इम्प्रूवमेंट्स के साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि इसमें इस वक्त इशू क्या आया है वॉकिंग की। अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि पहला जो इम्प्रूवमेंट अगर आप देखें जो हमने पहला क्रिएट किया, उसमें ये एक अपार्टमेंट है, कम कमर्शियल मिक्स लैंड यूज़ कह लें इसको। उसमें एक वॉल है जो उन्होंने सामने, इस वक्त स्क्रीन पे आ रही है, उन्होंने एक वॉल सामने करके इंक्रोच कर दिया, ठीक है। अब इसको आपने हटाना है तो ये तो कोई कॉस्टली मामला नहीं है। साथ साथ आपने जो पेवर्स लगाने हैं, जो भी एक वो है, उसकी तो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट आप निकाल लें तो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें कोई सब्सटेंशियल चीज़ ऐड नहीं हो रही है। असल में चीज़ ये है कि इसमें अब आप देखें चीज़ें कैसे इंक्रोच हो रही हैं। एक आपकी प्राइवेट अपार्टमेंट डेवलपर ने इंक्रोच की, आगे जाएं तो आपको नज़र आएगा कि एक स्कूल के लेवल पे भी इंक्रोचमेंट हुई है, ये स्कूल है। फिर उसके नहीं, फिर आपकी प्राइवेट कंपनी है, मैं नाम नहीं लेता उसका, चलें छोड़ें। उनकी इंक्रोचमेंट तो ऐसी है कि उन्होंने फुटपाथ को बाकायदा उन्होंने फेंस करके बंद कर दिया। बहुत खूब, ठीक है, ये हमारा माल है। या अब मैंने उसमें क्या करना होगा, अगर मुझसे आप पूछें तो देखें, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं अब क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहें तो इसकी कॉस्ट मैं आपको बताऊँ, देखें क्योंकि मैं अर्बन प्लानर हूँ तो मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं कहूँ कि यार वो जो बाइक्स खड़ी हैं उसके ऑफिस के सामने मैं उनको हटवा दूँ तो मसला हल हो जाएगा।
मेरी तरफ से सोल्यूशन जो है या मेरा इनपुट जो है इंटेलेक्चुअल वो ये होगा कि देखें अब ये एक रियलिटी है कि बाइक्स खड़ी होती हैं हमारे यहाँ कराची में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत वीक है। मैं उसको डिनाई करूँ, मैं कहूँ नहीं बाइक्स हटा दो ख़त्म हो जाएगा, मसला नहीं। हमारा काम ये है कि अगर ये अलाउ करें तो हम, और मैं तो खैर इतना चलें, मैं कहता हूँ इतना कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कनेक्टेड हूँ लोगों के साथ जो कि आई एम श्योर प्रो बोनो फ्री काम करके देंगे हुकूमत को। काफ़ी हद तक आप कहें तो वो आपको हेल्प करेंगे बताने में कि यार ये सॉल्यूशंस कैसे निकल सकते हैं। कि लेकिन कोई आगाज तो करे ना, कोई सोचे तो सही ना कि यार ये करना भी चाहिए। अच्छा, पैसे की बात हुई ना, तो बॉस ऐसा नहीं है कि पैसा खर्चा नहीं जाता, पैसा बड़ा खर्चा जाता है। जैसे कि हमारी ट्रैफिक का हल क्या होता है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दो, बाईपास बना दो, अंडरपास बना दो, तो पैसे तो लगते हैं ना। सिर्फ शायद वहाँ नहीं लगते जहाँ लगने चाहिए। एक वक्फा लेते हैं और फिर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट इशू पर आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हम अपने शहरों को पैदल चलने वालों के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल खालिद साहब। आपने बहुत अच्छी बात की ज़रा देर पहले कि हमें अगर तब्दील करना है, बेहतर करना है, तो हमें इस तरह उसको जेंट्रिफाई उस तरह से नहीं करना कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ बसते हैं, जिनका जरिया माश है, कि उनको हम वहाँ से जो है हटा दें। हमें उनको इस पूरे प्रोसेस में साथ लेकर चलना है। मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कराची शहर में कुछ एफर्ट्स हुए भी हैं। फॉर एग्जांपल ये एम्प्रेस मार्केट वाला इलाका देखें, इसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। यास्मीन लारी साहिबा ने डेंजो हॉल के करीब जो है पूरी एक गली है उसको ट्रांसफॉर्म किया है, और भी मिसालें हैं। अगर आप उन्हें देखें, क्योंकि उसमें एक बिल नजर आती है हमें, और फिर जब एक दफा बिल आ जाती है तो फिर रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, फिर पैसे वाले लोग उसमें पैसा भी डालते हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि आर दीज गुड एग्जांपल्स और हमें इसको बढ़ाना चाहिए या इसमें कुछ मसला है? अच्छा, आपने 2-3 एग्जांपल्स दी हैं केसेस की। एक तो देखें, असूल तो ये है कि जब भी कोई चेंज किया जाए उसमें एक चीज़ को हमें समझना चाहिए। एक है उसकी विजुअल जो अपीयरेंस है, उसमें क्या चेंज आ रहा है। हम लोग नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ अगर खूबसूरत दिखती है तो वो अच्छी चीज़ होती है। मैं भी उसकी सस्टेनेबिलिटी की तो बात नहीं कर रहा कि वो लॉन्ग टर्म में वो वैसे ही रहती है नहीं रहती, मेंटेन होती है नहीं होती। मिसाल के तौर पे एम्प्रेस मार्केट है, मैं ज़रा थोड़े डिफरेंट तरीके से देखता हूँ उसको। एम्प्रेस मार्केट की खूबसूरती ये नहीं है कि वहाँ सफाई कर दी जाए, मतलब मेरी नज़र में मुझसे पूछें, पहले हम भी ये सोचते थे, लेकिन अब हम देखते हैं तो कराची शहर की एसेंस यही थी कि वो मतलब ये मैं कोई बात नहीं कर रहा जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग की बात, लेकिन आप देखें तो कराची क्यों सस्ता तरीन शहर है, ये सस्टेनेबल किस्म का लोगों को पालता है, बिकॉज आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इसी किस्म बिज़नेस करती है, उसको इंक्रोचमेंट कह लें या जो भी कह लें, लेकिन वो ज़रूरी है। अब मैं उसको ये कहूँ कि इनको हटा दें, उस पर ग्रास लगा दें, उसको अब पॉलिश कर दें, सफाई कर दें, तो ये शहर के कल्चर का हिस्सा है। हाँ, अब असल क्या है चीज़ देखें, मैं अगर मुझसे पूछें तो एम्प्रेस मार्केट की बात करें तो वहाँ से चीज़ों को हटा देना उन्होंने किस तरह किया, मैं उसको नहीं चैलेंज कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मुझसे अगर पूछें तो मैं समझता हूँ कि वहाँ लोग रहते, जो कमा रहे थे वो कमाते रहते, उसमें फिर हम अगर अपना जहन लगाते, जो भी प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, प्लानर्स हैं, वो उसको खूबसूरत बनाते कि किसी की लाइफ उस तरह जो है वो वहाँ सालों साल डेकेड से कर रहे थे काम। तो इसलिए हमें ये देखना है कि जो भी चेंज हम लेके आए इन हालात में, तो ख़ास तौर पे उसमें मतलब शहरी है तो शहर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आपने बात की ना खूबसूरती की, तो मैं थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक जो है। अच्छा, ट्रैफिक का बड़ा मसला है, हर बड़े शहर में मसला होता है। हमारे यहाँ 2-3 हल हैं। हाँ, वही है कि भाई सिग्नल फ्री कर दो, फ्लाईओवर बना दो, वन वे बना दो, वन वे कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एक और लेन लगा दो। लेकिन हम देखते हैं, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि रोड बनते जा रहे हैं, अंडरपास बनते जा रहे हैं, ट्रैफिक वहाँ की वहीं खड़ी है। तो ये क्या है? अच्छा, मैं इसको इस तरह समझाता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम मैं पढ़ने गया तो मेरी बाहर पढ़ने गया यूके, तो मेरी जो पहली क्लास में मेरा पहला सवाल था, मैंने कहा भाई मैं तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर गए थे, तो हमने पूछा अपने प्रोफेसर से कि ये क्या रोडें हैं आपकी 2 लेन की, इतना ट्रैफिक कंजेशन होता है लंदन में, तो आते आते हम ख्वार हो गए। उसने कहा तो इसको लेन ऐड क्यों नहीं करते? उसने कहा भाई दिस इज़ द पॉइंट, हमने लेन ऐड थोड़ी करनी, लेन ऐड करेंगे तो ट्रैफिक और आ जाएगी, वो भी भर जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड इंड्यूस डिमांड। आपकी जितनी ट्रैफिक की लेन्स बढ़ा देंगे वो कभी मसला हल नहीं होगा। देखें, अब इसमें भी एक पॉइंट है, वो ये कि हमें ना डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ा सा एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत होती है इस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। कुछ लोग कहेंगे कि जी हटा दें, लेन एडिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ब्रिजेस।
अब पॉइंट ये ब्रिजेस जो है ना, बेसिकली ये एक समझें कि एक जुगाड़ है। सही। आपने क्योंकि इन्वेस्ट नहीं किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, या आपके पास पैसे नहीं थे कि आप अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दें, कनेक्टिविटी दें, तो अब आपने क्या किया, प्राइवेट व्हीकल्स की जब वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं तो लोग अपनी गाड़ियां लेके निकलेंगे, अब उनके लिए आपने एड्रेस किया है ब्रिजेस और अंडरपासेस और लेन एडिशन। आप ये भी रोक दें और वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना दें, ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। हमें इस वक्त ये सोचना है, इवन तो मैं इसकी फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप लेन एडिशन करें, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। पॉइंट ये है कि देखें, ये जो भी चीज़ होनी चाहिए इस वक्त, इवन तो मुझसे तो पूछें तो मैं तो कराची की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी ना, मैं उसको दुनिया की सबसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मानता था, अब भी मानता हूँ, जो पुरानी वाली थी। नहीं, ये जो मिनी बसेस वो चलती हैं, क्यों? मैंने जब इनको क्लोजली स्टडी किया तो मैंने देखा पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुद चल रही थी, गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं थी इस पर, ये जैसे भी ऑपरेट कर रहे थे। इसकी तो एक एथनिक कम्युनिटी है जो उसको चला रही थी, वो तो क्योंकि वो जिस तरह चलते हैं वो दुनिया का और कोई कम्युनिटी उसको चला ही नहीं सकती थी। और उनकी रेगुलेशन ऐसी थी कि वो क्योंकि एक दूसरे को टाइटली बाउंड करते हैं अपने उनके तरीक़ेकार में, वो कोई गलत काम कर नहीं सकता, इसलिए वो 18,000 बसें चला रहे थे एक ज़माने में, एटलीस्ट हमने सुना है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी हमने वो भी लूज़ कर दी, जस्ट बिकॉज हमने उनको बुरा भला कहा, हमने उनको माफिया कहा, क्या क्या। ठीक है, उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, इंसिडेंट्स भी रहे, एक्सीडेंट्स भी हुए बहुत सारे। आज कहाँ खड़े हैं? मुतबादिल क्या था? मुतबादिल कुछ दिया नहीं, वो भी गए। अब हुआ क्या, हम तो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, हमें तो पता भी नहीं हो क्या रहा है। मैं बताता हूँ, बसें कम हुई हैं, आपने ऑल्टरनेट तो नहीं दिया। अब वही बेचारा गरीब जो पहले उसमें जाता था ना, आज उन्हीं बसों की छतों पर चढ़ के वो आ रहे हैं। तो हमें ये सोचना होता है, देखें जो चीज़ें हमें अपनी जो लोकल जो उसकी सेटिंग है ना, एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट, उसको समझ के प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ बाकी दुनिया भर की जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी हैं, ठीक है, हमें लेकिन आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना। अब मैं कैलिफोर्निया से दरख्त उगा के अपने सहन में लगा दूं और कह दूं ये फल क्यों नहीं दे रहा, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब घूम फिर के हर एक बात, और बहुत और भी चीजें थी, कचरे पे भी बात करनी थी, लेकिन घूम फिर के बात आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट पर। जी, कराची का जो निज़ाम है बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल है, लेकिन कुछ होता नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब आप कचरा भी उठाने जाओ तो कहेंगे नहीं यार ये मेरा कचरा है, वो ये महकमा कैसे उठा सकता है। बाज़ार भी सिंपल नहीं है, बाज़ार भी सिंपल नहीं, इसका स्ट्रक्चर बाज़ार भी सिंपल नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ ट्रांसपोर्ट की। तो इस वक्त आपके पास 4 से 5 बड़े इदारे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डील कर रहे हैं। एक आपका है सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डील कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट के लेवल के प्रोजेक्ट्स पे, रेड लाइन, येलो लाइन। इसके बाद आपके पास है आरटीए आपकी लाइसेंसिंग एजेंसी है, जो कि आपकी पैरा ट्रांजिट को भी देती है, ये मिनी बसेस कोचेस को भी देखती है, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है एसएमटीए से। फिर एक SIDCL है, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, जो फेडरल की एक कंपनी, जो एक लाइन चला रही, 2 लाइन्स चला रही, ग्रीन लाइन एंड ऑरेंज लाइन। तो आप सोचेंगे BRT ही 2 कम से कम वो चला रही हैं ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग, या आपस में कोई खास कनेक्टेड नहीं करते। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। फिर इसमें तीसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्चुअली SMTA की ही एक एक्चुअली सब्सिडरी कह लें, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, वो है ट्रांस कराची। अब वो काम कर रही है रेड लाइन, कभी नाम ही नहीं सुना इसका। हाँ, वो रेड लाइन पे काम कर रही है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन येलो लाइन पे काम कर रही है, थर्ड जो है वो फेडरल की है, वो ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन पे काम कर रही है। और जो आपकी पैरा ट्रांजिट है या आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिनी बसेस कोचेस हैं, उसको RTA देखता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये आपस में ये लोग जानबूझ के इतना उलझाया हुआ है क्या? हाँ, जानबूझ के ये तो मैं नहीं देखिए, वही बात है, हमारे पब्लिक ट्रांस ये जो लोकल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है ना, ये अभी ऐसा सिर्फ यहाँ केस नहीं है। आपकी जो सॉलिड वेस्ट का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर था कुछ अर्से पहले तक, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया है। अदरवाइज़ वहाँ भी यही चल रहा था कि DMCs को आपने एक तरफ एम्पावर किया हुआ था, 5 DMCs में से 3 को आपने किसी डायरेक्शन में दिया हुआ था, 2 को आपने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिए थे चाइनीज़ फर्म्स के साथ, वही उसमें आपके 7-8 साल गुजर गए। जी यार, ये अब चाइनीज़ फर्म की बात की, मुझे हमेशा अजीब लगता है कि वैसे तो हम हर जगह से उधारी ले रहे होते हैं ना, कचरा साफ करने के लिए। अब क्या कचरा भी फैलाएं फिर उसे साफ भी करें, 2 काम तो होने चाहिए यार, ये तो ज्यादती है। क्या हमें वाकई टर्किश और चाइनीज़ फर्म चाहिए अपना कचरा उठाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि एक तो बात सिंपल सी है कि जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, असल में उसमें एक तो डिजिटाइजेशन है जो वो कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करते हैं उन चीज़ों को। उन्होंने जो सेटअप देखा है, मैंने जो देखा है, तो वो तो कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है कि आप डिजिटाइज़ करके चीज़ों को कर लें। बाकी तो आपने कैपिटल आपने इन्वेस्ट करना है,
वो भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तो आई डोंट थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेबर आप ही इस्तेमाल होती है, तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो पाकिस्तान खुद ना कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा मसला है कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फॉरेन फंडेड, अब तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बगैर हम काम ही नहीं करते। ये सब कुछ वर्ल्ड बैंक भी चला रहा है, वर्ल्ड बैंक, ADB वो सब उस पर करते हैं। और अब तो लगता है कि हमारा जो कौमी मोटो है वो ये है कि काम जवान की मौत है। तो उसकी स्पिरिट पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद तो बहुत बड़ा है, हमारे पास 20 मिनट थे, ये तो वैसे 20 दिन का काम अभी है। तो दांत भी नहीं गीले हुए कसम से ये बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, और इन्हें दोबारा बुलाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।